गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके क्लास 12th में बराबर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्या कि डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वन डे ग्राफ जनरेटर विथ डायग्राम। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं कि वन डे ग्राफ जनरेटर है। हिंदी में इसको वन डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको वन डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वन डे ग्राफ जनरेटर कहते हैं। यह जो वन डे ग्राफ है ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और ये जनरेटर है, जनित्र कहते हैं इसको हिंदी में। ओके, इसे आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यही टॉपिक रहेगा आज के क्लास का। वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं और इसके क्या डिमेरिट्स हैं, इन सब बातों को आज हम लोग समझेंगे। ओके, तो आप यह स्पष्ट है कि आज की क्लास में क्या आज हम लोग कवर करेंगे? वन डे ग्राफ जनरेटर को कवर करेंगे, वन डे ग्राफ जनित्र को कवर करेंगे, ठीक है। तो हिंदी में क्वेश्चन किस प्रकार से होता है यही देख रहे हैं। हिंदी में क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, वन डे ग्राफ जनित्र की संरचना तथा कार्यविधि चित्र की सहायता से समझाएं। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका, समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन है हिंदी में और ये क्वेश्चन ऊपर में इंग्लिश भी लिखा हुआ है। आपको मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों के लिए सेम वीडियो रहेगा। इसलिए दोनों लोग, दोनों क्लास जो इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम के हैं, दोनों के लिए यही वीडियो रहेगा। ओके, मीन्स दैट कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले के लिए एक ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो आप सबको समझना है कि ये क्या होता है और आपको कैसे लिखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आपको लिखना कैसे है। ये 5 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। तो आपको अच्छे से लिखना है और आपको 5 में 5 मार्क्स लाना है। ओके, 5 में 5 मार्क्स लाना है तो आपको अच्छे से क्वेश्चन लिखना होगा, तभी आप ला सकते हैं। ओके, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? वन डे ग्राफ जनित्र की संरचना तथा कार्यविधि चित्र की सहायता से समझाएं। इंग्लिश में क्या है? डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वन डे ग्राफ जनरेटर विथ डायग्राम। ओके, तो सबसे पहली बात, आइए पहले इसको मैंने आपको जैसा कि बताया अभी कि वन डे ग्राफ क्या है? वन डे ग्राफ एक प्रोफेसर थे, ठीक है, या इंग्लैंड के एक प्रोफेसर से वन डे ग्राफ नाम है उनका। और इन्होंने ये जो है ये एक जनरेटर बनाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर बनाया था 1931 ईस्वी में। ओके, कब बनाया था? 1931 ईस्वी में बनाया था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखिए, प्रोफेसर वन डे ग्राफ ने सन 1931 ईस्वी में एक ऐसे स्थिर विद्युत उत्पादक यंत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर की रचना की जिनके द्वारा 10 लाख वोल्ट या इससे भी उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इस जनित्र को उनके नाम पे ही वन डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। तो ये वन डे ग्राफ जनित्र क्या है, इसका पर्पस समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को इसका पर्पस समझना है। ये जो वन डे ग्राफ जनित्र बनाया गया था, वन डे ग्राफ जनरेटर बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? ये जो बनाया गया था ये इस पर्पस से बनाया गया था कि हाई वोल्टेज डेवलप कर सके। क्या डेवलप कर सके? हाई वोल्टेज डेवलप कर सके। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज किया इन्होंने? क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? इसका यूज कहाँ होता है, अभी के डेट में कहाँ यूज होता है? इन सब बातों पे हम धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? प्रोफेसर वन डे ग्राफ इन 1931 designed such a electrostatic generator by which a potential difference of 1 million volt or more can be generated. This generator is called one day graph generator after the हिज नेम। उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया? वन डे ग्राफ जनरेटर रखा गया, ठीक है। तो वन डे ग्राफ क्या है? साइंटिस्ट या प्रोफेसर साहब का नाम था। और
और यह जो जनरेटर है उन्होंने बनाया था, इसीलिए वन डे ग्राफ जनरेटर इसको बोलते हैं। ओके, तो और आगे बढ़िए यहाँ से। तो अब हम लोगों को समझना है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस सिद्धांत पे यह काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, वन डे ग्राफ जनरेटर के लिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, उनका सिद्धांत क्या है। तो यह जो जनरेटर होता है यह मेनली दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दो सिद्धांत होते हैं इसके। एक को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना रिसाव और लीकेज बोल सकते हैं आप। कोरोना कोरोना डिस्चार्ज आपको समझना है कि कोरोना डिस्चार्ज, ये कोरोना वो वाला नहीं है जो अभी चल रहा है। ठीक है, ये कोरोना डिस्चार्ज किसको कहते हैं ये आपको अभी समझना है। ओके, ये कोरोना वो नहीं है जो कि अभी चल रहा है, महामारी जो चल रहा है वो वाला नहीं है ये। दूसरी बात क्या है, दूसरी है कि accumulations ऑफ चार्ज ऑन आउटर सरफेस, बाहरी गोले पर आवेश का संचय हो जाना। ये किस तरह से होता है, इसी दोनों प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो मैं आपको समझाता हूँ अभी कि ये कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, और दूसरा क्या है कि accumulation ऑफ चार्ज ऑन आउटर सरफेस, बाहर वाले सरफेस पे किस तरह से चार्ज जो है संचय हो जाता है, ये आपको मैं अभी बताऊंगा। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज का रिसाव का मतलब ये है कि देखिए, इसको जो है इस तरह से आप समझ सकते हैं, कोरोना डिस्चार्ज को आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो होता है वो सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये सिग्मा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले भी मैं इसके बारे में आपको बताया हूँ। सिग्मा, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, रेडियस के होते हैं। ठीक है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब हो गया कि जहां रेडियस कमेगा वहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा रहेगा, चार्ज वहां पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी शार्प एज अगर कहीं बनता है, अगर मान के चलिए, अभी समझिए बात को, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई इस प्रकार का ऑब्जेक्ट हो, अगर आपसे इस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, अगर मैं पूछूं कि आपको बताना है कि अगर इस पॉइंट को हम बोल दें कि ये पॉइंट ए है हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, ये जो है जेई मेन में क्वेश्चन भी पूछा था, ये पॉइंट बी है। तो आप बताइए कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कहाँ ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए शार्प एज बना है, यहाँ का रेडियस सबसे कम होगा। अगर सर्किल बनाएंगे तो यहाँ पे छोटा सा सर्किल बनेगा, इसका मतलब है कि रेडियस यहाँ बहुत कम होगा। अगर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना रेडियस छोटा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, यानी कि कहीं कौन अगर बन रहा है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है आपको रिसाव ज्यादा होगा। ये जो है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है। ठीक है, जहाँ चार्ज ज्यादा है उसके वजह से अब देखिए ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये बता दिया कि चार्ज कहाँ ज्यादा होगा, तो कॉर्नर पे ज्यादा होगा। ठीक है, यही यही कारण होता है। मेरी एक बात ध्यान से सुनिए अभी, कि अगर आप फ्रिज, फ्रिज सबके घर में होगा, फ्रिज के कोना वाला पार्ट अगर आप छूते हैं तो क्या होगा, आपको जो है ज्यादा करंट लगने का चांस रहता है। जबकि आप प्लेन सरफेस को छूते हैं तो उस समय कम चांस रहता है कि आपको करंट लगेगा। कोना पकड़ने से क्या होता है कि करंट का झटका लगने का चांस रहता है। इसका वजह क्या है, इसका वजह है कि कोने पे जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, और सरफेस जो होता है, जो प्लेन सरफेस होता है फ्रिज का, उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है अकॉर्डिंग टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं आपको लास्ट में और एक बताऊंगा फिगर से भी, लेकिन अभी आपको समझ
समझना है कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। कोरोना डिस्चार्ज अब देखिए क्या होता है। अब होता है कोरोना डिस्चार्ज में क्या कि इस जगह कोने पे देखिए यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे आप, ध्यान से देखिए। अब वहीं से रिलेशन है कि अगर ये हाई वोल्टेज है, अब ध्यान देना है, क्या समझना है, कोरोना डिस्चार्ज को समझना है आपको। कोरोना डिस्चार्ज को क्या होता है, ठीक है। तो कोरोना डिस्चार्ज में क्या होता है, अभी आपको इस फिगर से समझा रहा हूँ। देखिए ये हाई वोल्टेज है, यहाँ पे हाई वोल्टेज है। अगर ये हाई वोल्टेज है, एक मिनट देखिए, यहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज है आपका। देखिए नीचे हाई वोल्टेज है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अगर हाई वोल्टेज इसको प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ ये जो इसका एज है, यहाँ पे तो और ज्यादा वोल्टेज होगा, यहाँ पे हाई वोल्टेज होगा। हाई लीकेज होने का चांस इसलिए बढ़ जाता है कि इस जगह जो है, इस जगह जो है आपको शार्प टिप बना हुआ है और हाई लीकेज इस पे अगर चार्ज कहाँ पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा। तो अब इस जगह के जो गैस होते हैं, वो जो गैस होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स या एयर वगैरह जो इस जगह है, वह एयर आयोनाइज्ड होने लगता है, आयनीकरण होने लगता है उस एयर का, ठीक है। हाई लीकेज के कारण, हाई वोल्टेज डेवलप्ड होने की वजह से, अगर कहीं हाई वोल्टेज है तो उसके चारों बगल क्या होता है कि ये आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कोरोना डिस्चार्ज क्या कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है, एक कोरोना डिस्चार्ज एक विद्युत निर्वहन है जो एक उच्च वोल्टेज वाले कंडक्टर के आसपास हवा के आयनीकरण के कारण होता है। देखिए एक कोरोना डिस्चार्ज इज ए इलेक्ट्रिक discharge caused by the ionization of a fluid such as air surrounding a conductor carrying a high voltage। अब यहाँ फ्लूइड किसको कहते हैं, फ्लूइड के रूप में किसको लिया है, एयर को लिया है। मैंने ये बताया आपको, ये एयर है। तो यहीं पे क्या होता है कि इसका आयोनाइजेशन होने लगता है और इसी को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। और इसके वजह से क्या हो गया कि आयनाइजेशन होने लगा, मतलब आयन बना। तो क्या बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव बनेगा। आयन बना तो पॉजिटिव निगेटिव में ये टूटेगा। पॉजिटिव निगेटिव में जब टूटेगा तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ होता है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज वन डे ग्राफ जनरेटर में होता है। ओके, तो कोरोना डिस्चार्ज आपको समझ में आया कि कोरोना डिस्चार्ज क्या है। कोरोना डिस्चार्ज का सिंपल सा मतलब है कि गैस, हाई वोल्टेज के कारण गैस का या एयर का आयोनाइजेशन हो जाना आपको कोरोना डिस्चार्ज है। क्या है कोरोना डिस्चार्ज, फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कोरोना डिस्चार्ज क्या है आपका, कोरोना डिस्चार्ज जो है वह आयोनाइजेशन है, एयर का या हवा का आयोनाइजेशन है, जिसके कारण से क्या होते हैं, वह पॉजिटिव और आयन और निगेटिव आयन में टूट जाता है। ओके, अब इसके वजह से ये भी फिगर इसी का है, ठीक है। आप लोगों को ये फिगर आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, समझाने के लिए मैं ये फिगर यहाँ पे लगा दिया हूँ। अगर आप एग्जाम में इसको, इस फिगर को और इस फिगर को नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगर बना भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें मेन समझना है कि कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है, हमारा कोरोना डिस्चार्ज से रिलेशन है इसका, हमको उसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको फिगर से समझने में आसानी होती है, इसीलिए मैंने फिगर यहाँ डाल दिया है। अब देखिए होता क्या है कि यही या ऐसे इलेक्ट्रिक, ये जब थंडर स्टॉर्म होता है, जब ठनका वगैरह ठनकता है, तो उस केस में जो है इसका भी देखने को मिलता है, वहां भी हाई वोल्टेज जनरेट होता है और वहां भी आयन टूटता है। आपको ये जो है, मैं आपको स्लाइड इस पीडीएफ के लास्ट में इसके बारे में और आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि बाहरी गोले पे आवेश का संचय होता है। अगर दो एक गोला देखिए यहाँ पे है, एक गोला अंदर में दिख रहा है, इस पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज दे दिया है, और टोटल चार्ज जो है आपको इस बड़े वाले गोले सरफेस पे आ जाएगा। यदि यदि इसको आप क्या करते हो, इस गोले को जो है
एक कंडक्टर तार द्वारा ऐसे करके जोड़ दिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है इस तरह से जुट गया है। अगर आप इस तरह से इसको जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि इसका जो है इसका टोटल चार्ज जो है, ये जो अंदर में चार्ज आप दिए हैं ये चार्ज भी कहाँ चला जाता है, टोटल चार्ज बाहर वाले सरफेस पे चला जाता है। समझ गए? अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, बाहर वाले सरफेस पे चला जाता है। अगर कोई छोटा चार्ज है कहीं पे और उसको आप जोड़ दे, तो मतलब इस तरह से अगर एक छोटे चार्ज यहाँ है और इसको क्या करते हैं एक बड़े चार्ज से घेर देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम अभी यूज करेंगे वन डी ग्राफ जनरेटर में। ओके, तो आपको इसको समझना है, तो समझिए इसको। तो इसको वायर से अगर आप जोड़ देते हैं तो जितना चार्ज इस पे चार्ज था वो टोटल चार्ज कहाँ चला जाता है, बाहर वाले पे चला जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो ये चला जाता है यहाँ पे, ये क्लास में आपको पहले भी बताया गया है कि ये कैसे चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ से चार्ज आपको यहाँ चला गया तो टोटल चार्ज हमारा कहाँ चला आया, सरफेस पे चला आया। और अगर अगर यहाँ से चार्ज, यहाँ चार्ज मान के चलिए आता गया, यहाँ से चार्ज अगर बढ़ेगा, इस वाले चार्ज पे चार्ज अगर बढ़ता चला जाए तो सारा बढ़ेगा, तो कहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा। टोटल जो ये चार्ज है, मान के चलिए इस पे चार्ज धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। अंदर वाले गोले पे चार्ज क्या होता है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो बढ़ा हुआ चार्ज फ्लो होकर के कहाँ चला जाएगा, टोटल चार्ज चला जाएगा कहाँ, आउटर सरफेस पे। बड़े वाले जो स्फीयर दिख रहा है वहाँ चला जाएगा। और उस तरह से टोटल चार्ज कहाँ आपका चला आएगा, इस सरफेस पे चला आएगा। और ये एक टाइम आकर के यहाँ पे हाई जो है चार्ज धीरे-धीरे जमा हो जाएगा। इसीलिए इसको बाहरी गोले पे आवेश का संचय बोल रहे हैं कि बाहरी गोले पे जो है आवेश का संचय हो रहा है। ये दोनों पॉइंट को समझ गए। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, कोरोना का मतलब अभी जो महामारी चल रही है उससे नहीं है। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। उसी तरह से दूसरा है कि एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन आउटर सरफेस, बाहरी गोले पर आवेश का संचय। ठीक है, टोटल चार्ज कम्स एट आउटर सरफेस स्फीयर, आउटर सरफेस स्फीयर जो होते हैं इस पे चले आते हैं। और एक बात आपको पता है, अगर कोई स्फीयर है तो उसके अंदर चार्ज नहीं होता है, कहाँ चार्ज रहता है, बाहर जो सरफेस होते हैं वहां पे होता है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि वांडे ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, संरचना कैसे होता है। ठीक है, संरचना आपको स्टेप वाइज ये पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप जो है ये आप के व्हाट्सएप ग्रुप में ये कंस्ट्रक्शन संरचना का जो पीडीएफ होगा या फिर पूरा पीडीएफ जो है ये आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक ना, तो आप इसके लिए आप चिंतित ना हो। ठीक है, तो अभी आपको कंस्ट्रक्शन समझना है तो पूरा ध्यान से समझेंगे। अभी आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसको देखिए, यहीं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज भी समझ में आ जाएगा और बाहरी अंदर वाले गोले से चार्ज कैसे बाहर चला जा रहा है ये बात भी आपको समझ में आ जाएगा। पूरी तरह से आपको कंसंट्रेट होकर के सुनना है कि कैसे होता है और देखना भी है। ठीक है, अभी आप कर्सर पे भी ध्यान रखेंगे कि किधर जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, संरचना किस प्रकार किया था, वांडे साहब ने क्या सोचे, कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है, दोनों मैं बता चुका हूँ आपको। अब जो ये यूज होता है, किस तरह से ये बनाया और कहाँ यूज होता है, सारी बातें हम डिटेल में यहाँ करेंगे। ठीक है, बाकी तो लिखना है, लिखना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, स्टेप वाइज सारा कुछ समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, अब होता यूं है कि यहाँ पे एक पुली है। ठीक है, देखिए इस पे संरचना पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, सारी बात मेरा ध्यान से सुनेंगे आप। यहाँ पे एक पुली है, P1 एक पुली है। ठीक है,
ये पुली रोटेट होगा तो किसके द्वारा रोटेट होगा? किसी कोई ना कोई मोटर लगा होगा तभी तो ये रोटेट होगा। दूसरा पुली यहाँ लगा हुआ है, ठीक है? दूसरा पुली यहाँ लगा हुआ है। एक पुली यहाँ P1 है, ये P2 पुली है और P1 पुली को मोटर से जोड़ दिया है ताकि ताकि जो है इस पे अगर बेल्ट लगा दें तो ये दोनों पुली क्या हो जाए, रोटेट कर सके, ठीक है? और ये बेल्ट जो होता है, ये बेल्ट रबर या रेशम की बनी हुई होती है। ये बेल्ट कैसी होती है? ये पट्टी जो होती है कैसी होती है? रबर या रेशम की बनी हुई होती है, ठीक ना? अब समझिए, ये वाला हो गया, ये वाला पार्ट आपको समझिए, ये मोटर है, इस मोटर इसलिए लगाया है ताकि ये घूम सके, ठीक है? ये जो है रोटेट कर सके, ये इस तरह से रोटेट होगा, ठीक है? अब समझिए, इसके पास क्या किया गया है कि इस पुली के पास ये जो पुली है, ठीक है? ये जो पुली मतलब 2 घिरनी है होता है, ठीक है? ये 2 घिरनी है, देखिए यहाँ लिखा है P1 और P2 क्या है? 2 घिरनी है, 2 पुली है। तो अब ये घूमेगा, घिरनी है घूमेगा, अब ये घूमेगा तो ये ऊपर की तरफ गया। देखिए ये मतलब हुआ कि ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है? अब समझिएगा कि अब क्या हो रहा है अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बैटरी रख दिया जाता है, यहाँ पे एक हाई वोल्टेज का बैटरी रखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे हाई वोल्टेज का बैटरी रखा हुआ है, साथ में यहाँ स्प्रे करने के लिए एक कम्ब है, फुहार, इसको क्या कहते हैं? फुहार कंघी कहते हैं। क्या होता है कि ये हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज है तो ये हाई बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये आपको ये जो है स्प्रे कम्ब कहते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पे जो ये यूज C1 जो है, यहाँ पे देखिए C1 लिखा हुआ है, तो C1 इसको क्या कहते हैं? स्प्रे स्प्रे कम्ब यानी कि फुहार कंघी कहते हैं, ठीक है? तो ये कंघी जो होता है, ये कंघी अब क्या करेगा, ये चूंकि ये हाई वोल्टेज है, बैटरी कैसा है? हाई वोल्टेज बैटरी से जुड़ा हुआ है और इसको अर्थिंग भी कर दिया है, अर्थ से पृथ्वी से इसको जोड़ दिया है, तो ये अर्थिंग हो गया, ठीक है? तो हाई वोल्टेज है इसीलिए इसको निगेटिव को टर्मिनल को कहाँ अर्थ कर दिया गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है? हाई वोल्टेज हो गया है इसका, ठीक है? तो ये हाई वोल्ट होने के कारण से अब देखिए इसमें भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस तरह से कोना बन रहा है, ऐसे ऐसे करके ये दिया हुआ है, तो यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ कोना बन रहा है। अब ये कोना जब बनेगा, ये इसको कंघी कहते हैं, ठीक है? अब ये कोना बनेगा तो यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे जो होगा, ये इस कोने पे लीक होने का चांस ज्यादा होता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोने पे चार्ज का रिसाव ज्यादा होगा, तो चार्ज रिसाव होगा तो कहने का मतलब है इस जगह के जो गैस है, ठीक है? वो क्या होंगे? वो आयोनाइज्ड होगा, वो क्या होगा? आयोनाइज्ड होगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे आपको ये जो है रबर का नायलॉन का जो भी रखा हुआ हो, तो यहाँ क्या होता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ने लगता है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे पड़ेगा तो क्या होगा? ये आयोनाइज्ड इस प्रकार से हो रहा है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस पट्टी पे पड़ने लगता है, इस बेल्ट पे पड़ने लगा और बेल्ट चूंकि घूम रहा है तो ये धीरे-धीरे चार्ज क्या होगा? इस पट्टी पे गिर पड़ेगा और गिरने के साथ ये चल करके पट्टी चल रहा है, तो इसके सहायता से ये ऊपर चला आया, इसके सहायता से धीरे-धीरे ये कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, ऊपर आ रहा है। अब ऊपर में C2 ये क्या है? C1 है था, ये क्या करता है? स्प्रे कर रहा था, मतलब पॉजिटिव को क्या कर दिया यहाँ ये आयोनाइज किया और ये इसमें पॉजिटिव डाल दिया पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ चलाया ये पुली सेकंड के पास, दूसरी पुली के पास चलाया। यहाँ कौन रखा हुआ है? तो यहाँ पे आपको C2 रखा है, इस जगह है C2 को क्या कहते हैं? संग्राहक कंघी या कलेक्टर कम्ब कहते हैं, और ये कलेक्ट करता है इस चार्ज को, ये क्या करता है? कलेक्ट करता है। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो है अब ये चार्ज अब इस कलेक्टर को जो है इस बड़े वाले स्फेयर से जोड़ दिया गया है। अब देखिए अभी अभी उसका कॉन्सेप्ट होगा, ये यहाँ C1 के पास कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? वो कोरोना डिस्चार्ज हुआ, यहीं पे कोरोना डिस्चार्ज हुआ, और यहाँ पे अब कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया? सेकेंड वाला, जो ये स्फेयर के पास, इस स्फेयर के पास जो इस पे जो चार्ज आया था वो इस
इस कंघी के हेल्प से ये क्या कर रहा है, संग्राहक की तरह खींच रहा है, इस चार्ज को अपने पास खींचा और खींचने के बाद ये क्या करेगा, जो आउटर सरफेस में जो बड़ा स्फीयर है उसको चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चार्ज, आपको कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक स्फीयर अंदर हो, इस तरह से अगर एक स्फीयर अंदर है, इस पे जो चार्ज होता है और दूसरा जो ये चार्ज होता है, अगर कोई कितना भी चार्ज आप इस पे डालिएगा, वो चार्ज कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, टोटल चार्ज बाहर चला जाता है, ठीक है, बाहर वाले सरफेस पे चला जाता है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो है इसका चार्ज जो है ऊपर चला जाएगा, उसी तरह से यहाँ जो चार्ज इसको मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिला, वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस सरफेस पे चला जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज जमा होने लगेगा, यहाँ ये जो चार्ज है कलेक्ट होने लगेगा, कलेक्शन होगा चार्ज का, यहाँ यहाँ चार्ज कलेक्ट होने लगा है और ये धीरे धीरे ये यहाँ बैटरी लगा हुआ है और यहाँ हमेशा ये जो है हमेशा स्प्रे होते रहेगा, ये कम्ब का स्प्रे हो, ये C1 कम्ब जो है इसको स्प्रे करते रहेगा। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हमेशा इसके पास आएगा और आने के बाद इस जगह रुकेगा नहीं, वो कहाँ चला जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो धीरे 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 ये चार्ज क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, ये घूमता जाएगा और ये जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद यहाँ चलता जाएगा, ये प्रोसेस निरंतर बढ़ता रहेगा और ये क्या होगा कि यहाँ चार्ज की डेंसिटी जो है इसके ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है, चार्ज यहाँ ज्यादा जमा होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। अब इस चार्ज के वजह से यहाँ हाई चार्ज के वजह से पोटेंशियल भी क्या होगा, हाई जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, हाई जनरेट होगा। अब इसके अंदर में के पोटेंशियल जो यहाँ पे होगा क्या होगा, हाई जनरेट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इसके वजह से बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ क्या होगा, खतरा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज जनरेट हुआ है और तो खतरा भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या बढ़ गया, यहाँ पे भी भी बढ़ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका बढ़ गया, ठीक है, हाई वोल्टेज जनरेटर। आपको बताया गया था कि ये जो वन डे ग्राफ जनरेटर है ये इसीलिए तो बनाया गया था कि हाई वोल्टेज जनरेट हो सके। तो अब यहाँ चूंकि हाई चार्ज आ चुका है तो इसके वजह से वोल्टेज भी काफी ज्यादा होगा, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल काफी ज्यादा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे एक और प्रोसेस समझिए, ये सारी प्रोसेस समझिए। अब ये वाला जो स्तंभ देख रहे हैं, ये जो आपको खंभा दिख रहा है, ये आपको ऐसे ही इसको जो है इस वाले इसको सपोर्ट करने के लिए डाला गया है, ए और बी जो है आपको इसको सपोर्ट करने के लिए डाला गया। अब चूंकि ये जो है यहाँ पे गैस क्या हो, यहाँ पे जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा हो गया है। अगर चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ ये भी क्या करेगा, ये चार्ज भी अपनी इस जगह के गैस को, इस जगह की जो गैस होगा उसको आयोनाइज करना चाहेगा, ठीक है। इस जगह जो एयर होगा, ये जो है गैस के रूप में यहाँ कौन होगा, एयर होगा। अब चूंकि यहाँ पे एयर को आयोनाइज करेगा, इससे बचने के लिए जो है इसको कवर कर दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है इसको ऐसे यहीं से लिया और इसको इस तरह से कवर कर दिया, ठीक है, इसको इस तरह से यहाँ तक में कवर कर दिया और इसको अर्थ कर दिया, ताकि जो है इस पे जो भी आपको इस आप और ये का पूरा बंद कर दिया, ठीक है। इसको जो है इस जो है वन डे ग्राफ जनरेटर को पूरी तरह से बंद कर दिया और बंद कर देने के बाद क्या करता है, इसमें ऐसा गैस डाल देता है जो कि आपको आयोनाइज ना हो, ठीक है, आपको जो है वह किसी प्रकार का आयोनाइजेशन ना करे वो, ठीक है। तो उसके लिए नाइट्रोजन गैस या CH4 मीथेन डाल देते हैं, या तो नाइट्रोजन या फिर मीथेन डाल देते हैं, ठीक है। और ये आपको फिर क्या होता है कि अब ये इसमें मीथेन डाल दिया तो अब यहाँ पे जो है ये गैस आयोनाइज नहीं होगा। अब चूंकि यहाँ हाई वोल्टेज जनरेट हुआ है और इसको जो है नीचे यहाँ पे वोल्टेज जीरो रहता है, यहाँ पे वोल्टेज अगर जीरो कर देगा और यहाँ हाई वोल्टेज होगा तो जो यहाँ चार्ज पार्टिकल होगा, यहाँ जो आवेशित कण होगा वह क्या होगा, हाई एक्सेलेरेशन के साथ इस नली के द्वारा देखिए नीचे चला आएगा। और इसी का यूज किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो न्यूक्लियर
रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को यहाँ से क्या किया जाता है, हाई स्पीड के साथ जो है इधर एक्सेलरेट किया जाता है, और बहुत एक्सरे वगैरह का स्पीड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इस तरह से जो है इसको एक्सेलरेट करने के लिए ये सिस्टम बनाया जाता है। तो पर्पस समझ में आ गया कि ये इसी बनाया, और पर्पस क्या था कि यहाँ जो आवेशित कण था उसको क्या करेगा, एकदम हाई वेलोसिटी के साथ, हाई एक्सेलेरेशन के साथ कहाँ का दे देगा, इधर क्यों, क्योंकि यहाँ हाई वोल्टेज जनरेट हो गया और नीचे में जीरो वोल्टेज है, नीचे में जीरो वोल्टेज है। तो इस तरह से जो है यह न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इस चीज को पहले अच्छे से समझिए, नहीं एक बार में समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पीछे करके भी आप सुन सकते हैं फिर से। ठीक है, प्रोसेस यही होता है। अगर इसको आप समझ गए तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आप लिख लेंगे। ठीक है, यही सारी बातें आगे लिखना है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। ठीक है, इसी को मैं इसको आप 2 पेज में जाके लिख लीजिए कि 1 पेज में लिख लीजिए, लेकिन आपको लिखना इतना ही है। ओके, समझ में आया आप लोगों को, ये अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड डाउट हो रह जाए तो आप जरूर हमसे पूछिएगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रह जाए तो आप पूछिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा हमें। ठीक है, चलिए, तो अभी और आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए, ये सिस्टम देख रहे हैं, ये भी उसी का है। दोनों फिगर नहीं बनाना है, कोई एक फिगर बनाना है एग्जाम में आपको। ठीक है, यहाँ समझाने के लिए मैं आपको ये फिगर भी लाया हूँ। ठीक है, और ये देखिए, ये वाला आपको लिखना है। ठीक है, ये वाला जो मैं यहाँ लिखा हूँ इसको भी आप एग्जाम में लिखेंगे, लेकिन इसका ये फिगर और ये फिगर एक ही है। इसी तरह से बनाया हुआ होता है। ठीक है, इसको पूरी तरह से घेर दिया जाता है, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह से आपको ये सिस्टम बनाया रहता है। ये इंसुलेटिंग पिलर है, जैसा ये ए और बी है, यहाँ देखिए है, ये बेल्ट है। ठीक है, यहाँ बैटरी है, ये मोटर है, इससे फीता लगा हुआ है, देखिए यह दिखाया गया है, ये वही वाला है। और ये स्फेयर ये है, देख रहे हैं, इसी के बाहरी वाला ये इस तरह से बनाया गया है। तो आप ये फिगर और इस फिगर को आप अलग मत समझिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आयन इसमें गया और इससे एक्सेलरेटेड होकर के जाने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हाई वोल्टेज जनरेट हो गया और यह नीचे लो है। तो वन डे ग्राफ जनरेटर इसलिए बनाया गया क्योंकि हम जो है हाई वोल्टेज डेवलप्ड कर सकें। हाई वोल्टेज डेवलप्ड करने की वजह से जो आवेशित कण होगा वह बहुत तेजी से मूव करेगा। ठीक है, अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो तेज भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए, आप अभी आप ऐसे समझिए इस चीज को कि अगर यहाँ नदी होता, अगर नदी होता, आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान के चलिए कि अगर अगर एक पॉइंट ए है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट, ये बी पॉइंट यहाँ है। ठीक है, ये बी पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट है ये, और एक पॉइंट सी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, और एक डी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, डी पॉइंट है। अगर अगर इस जगह पाइप, एक पाइप यहाँ जोड़ा जाए, एक पाइप जो है यहाँ सी पॉइंट पे जोड़ा जाए, ये पॉइंट सी कर देते हैं सी, और एक पॉइंट इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे एक पाइप जोड़ा जाए, तो अगर पानी यहाँ से दिया जाएगा तो आप निश्चित तौर पे बोलेंगे, अगर यहाँ पानी का स्रोत हो और तो स्रोत उससे ज्यादा होगा, जो कि जिसका स्लोप ज्यादा है, इसमें ज्यादा पानी इस पाइप में आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्लोप है, मतलब इसका डिफरेंस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसके स्लोप का कम है, इसमें कम है। अगर ये पाइप उल्टा हो जाए, ऐसे कर दिया जाए, तो होगा ही नहीं। ठीक है, इधर से इधर फ्लो नहीं होगा वाटर का, इसमें हाई फ्लो होगा। उसी तरह से यहाँ जो है, यहाँ वोल्टेज बहुत ज्यादा है और यहाँ नीचे वोल्टेज कम है, तो क्या होगा, इधर से पार्टिकल जो है, इधर से फोर्स लगेगा और वो नीचे की तरफ बहुत तेजी से मूव करेगा, यही बात है। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ में आ गया कि वन डे ग्राफ जनरेटर का वर्किंग कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा और ये किस तरह से वर्क करता है, दोनों बात में समझा दिया। कंस्ट्रक्शन कैसे होगा और ये किस तरह से काम करेगा, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट रह गया, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
अब हम बात करेंगे यूजेज। यूजेज के कैसा किस कहाँ यूज होता है, वन डे ग्राफ जनरेटर का यूज कहाँ होता है। वन डे ग्राफ जनित धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। द वन डे ग्राफ जनरेटर इज यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टू वेरी हाई वेलोसिटी। ओके, तो वन डे ग्राफ जनरेटर का उपयोग निम्नलिखित है। क्या क्या है, फॉलोइंग आर द यूजेज ऑफ वन डे ग्राफ जनरेटर। फॉलोइंग यूज है, क्या क्या यूज है। पहला यूज देखिए, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए टू प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल डिफरेंस, कितना तक 10⁻6 वोल्ट तक। तीव्र एक्सरे किरणों के उत्पादन में, ठीक है, तीव्र एक्स किरण के उत्पादन में, एक्स किरण के उत्पादन में किया जाता है। टू प्रोड्यूस, यहाँ पे होगा टू होगा इसी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, टू लिखेंगे। टू टू द प्रोडक्शन ऑफ इंटेंस एक्सरे, नाभिक की विघटन के प्रयोग में आवेशित कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण आदि को उच्च गति प्रदान करने में किया जाता है। ठीक है, इन प्रोवाइडिंग हाई काइनेटिक एनर्जी टू चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंट। नाभिक की भौतिक, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है नाभिक की भौतिक के अध्ययन में इसका उपयोग कण त्वरित पार्टिकल एक्सेलरेट के रूप में किया जाता है। इट इज यूज्ड एज द पार्टिकल एक्सेलरेटर इन द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के में इसका यूज किया जाता है। इसका डिमेरिट क्या होता है, डिमेरिट होता है कि इसके निम्नलिखित दोष है। क्या दोष है, इसके आकार बहुत बड़े होते हैं। इसके आकार के बड़ा होने के कारण इसका उपयोग असुविधाजनक होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, डायमीटर कितना बताया, इसका डायमीटर 5 मीटर और हाइट कितना 15 मीटर, तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इसके कारण असुविधा होती है और उच्च विभव उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट है कि उच्च विभव उत्पन्न होता है। जब उच्च विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, तो खतरा भी बढ़ेगा। इट इज डेंजरस टू यूज टू हाई पोटेंशियल, ड्यू टू हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल के कारण से इसका खतरा भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये इसके डिमेरिट्स हैं। ठीक है, तो ये टोटल था, ये यहीं तक आपको लिखना है। वन डे ग्राफ जनरेटर में यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमसे क्लास में भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, तो अभी और आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा इसमें, बट वन डे ग्राफ जनरेटर में आपको यहीं तक लिखना है। ओके, तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट और सीखते हैं इसमें। अभी जो है, अब आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में इसके बारे में आपको और बताऊंगा। ठीक है, तो आपको अभी समझना है इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सिग्मा इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। बताया हूँ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है चार्ज कहाँ फैला हुआ है, सरफेस पे फैला हुआ है, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। इसको क्या क्या कहते हैं, क्यू बाय ए कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्यू बाय ए कहते हैं। समझ गए, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाय ए होता है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है सिग्मा इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट बाय आर हो गया। तो सिग्मा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं आर का। तो यही लिखा है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए पॉइंट ए बी और सी पे सबसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ सबसे ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलिएगा, सी पे सबसे ज्यादा होगा और ए पे सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सी पे जो है, यहाँ कौन बन रहा है और इसका रेडियस क्या होगा। यहाँ अगर सर्किल बनाना चाहेंगे तो बहुत छोटा सर्किल बनेगा, यानी रेडियस उसकी बहुत कम होगी। यहाँ पे सर्किल क्या होगा, बड़ा सा सर्किट होगा। ये पॉइंट पर इतना बड़ा सर्किट सर्किल बनेगा, इसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे सी पॉइंट पे कम है, इसीलिए यहाँ चार्ज क्या हो गया है, बहुत ज्यादा होगा। अगर यहाँ चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यही क्या करेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज होने की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा। अब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो गैस होगा वो आयोनाइज होने लगेगा। और यही वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हुआ, वहीं पे यूज हुआ जब आप कंघी के पास जो है हाई वोल्टेज बैटरी से कंघी को जोड़ दिए और वह कोरोना डिस्चार्ज
कराने लगा। इसी को कोरोना डिस्चार्ज आप बोलते हैं कि ये जो डिस्चार्ज हो जा रहा है, यहाँ जो आयन बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। तो सर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। दूसरी बात, इसी का यूज देखिए क्या होता है। इसका यूज आप कहाँ करते हो, इसका यूज जो होता है, ये आप देखें बड़ा सा बिल्डिंग है ये, ठीक है, कई महल का बिल्डिंग है इसमें। देखिए होता क्या है कि जब बारिश का मौसम होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि बादल बहुत बनते हैं। आप बादल आपस में टकराते हैं, जब ये बादल आपस में टकराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसके बादल के समझिए कि अगर ये टकरा गया तो ठीक है, नहीं भी टकराया, अगर इसके पास आस पास में है, मकान की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है कि आप देखे होंगे, कहीं सुने होंगे कि ठनका गिर गया, ठीक है, थंडरिंग होता है और ठनका आपको गिर गया और उसके वजह से आदमी मर जाता है। प्रायः जो है ज्यादातर केस में क्या होता है, गांव में ये नहीं होता है। गांव घर में जो है बहुत कम गिरता है, ठीक है। ये गिरता कहाँ है, तो जो बहियार होता है, खेत खलिहान होता है, वहां गिरता है, ठीक है। आप ये सुने होंगे कि मवेशी पे गिर गया, वहां पे दुर्घटना घट गया, ठनका के वजह से इतने आदमी मर गए, ठीक है, ऐसा गाय माल की क्षति हो गया, तो ऐसा आप सुने होंगे। लेकिन टाउन में ऐसा नहीं होता है, गांव मतलब विलेज में भी नहीं होता है और टाउन में भी नहीं। टाउन में तो और बहुत कम होता है। क्यों नहीं होता, इसका वजह देखिए, जब लोग मकान बनाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मकान का जब टॉप फेस होता है, समझिएगा बात ध्यान से देखिए, अगर ये बहुत लंबा मकान है तो इसके ऊपर पे क्या करता है, एक नोकीला सा जो है, यहाँ पे नोकीला सा जो है आपका जो है रॉड लगा हुआ है, और ये कॉपर का रॉड बहुत बड़ा सा, इसको फिर क्या करता है, धीरे 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 करके नीचे भी कर देता है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे इसके पास क्या है, इसके पास यहाँ पे ये जो है जैसे एक दूसरे से टकराया, तो यहाँ से आपको लाइटिंग होता है, ये लाइटिंग को ये कैच करता है, ठीक है, इसको लाइटिंग भी बोलते हैं। यहाँ से ये जो है, इसको जो यहाँ से जो बिजली बनती है यहाँ से लाइटिंग होता है। देखे होंगे ये जब टकराता है तो पहले आवाज भी होता है और बिजली भी आता है, आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन हो जाता है, यहाँ जो हाई टेम्परेचर इसकी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपको ये गैस आयोनाइज होता है। जब ये गैस आयोनाइज होता है तो ये यही जो है कभी कभी यहाँ पे इतने ज्यादा वोल्टेज होता है, अगर ये यहाँ पे स्पाइक्स यहाँ पे नहीं होगा तो क्या होगा कि इसके इसके द्वारा ये अगर नहीं होगा तो ये डायरेक्ट इस मकान पे गिरेगा, तो क्या होगा, इसकी क्षति होगी। लेकिन होता क्या है कि यहाँ सिरा नुकीला है, तो इसका सिरा नुकीला होने के वजह से, समझिएगा मेरी बात, इसका सिरा नुकीला होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हाई वोल्टेज जनरेट होता है, और ये ग्राउंड लेवल में देखिए, ये कॉपर का जो है वायर यहाँ लगा, ग्राउंड में यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे वोल्टेज हाई होता है, ठीक है। इस जगह इसके वजह से जो है आयोनाइजेशन हुआ और हाई वोल्टेज हो गया, और वो कहाँ चला जाता है, यहाँ पे ये शार्प एज पे चला जाता है, और ये जो है धीरे धीरे आयोनाइज होकर के नीचे चला जाता है। ये आयोनाइज होकर के नीचे चला जाता है, चार्ज जो हुआ नीचे चला गया। क्यों चला गया नीचे, क्योंकि यहाँ नीचे में 0 था, यहाँ हाई वोल्टेज था, तो इस मकान को कोई क्षति नहीं पहुंचा, ठीक है, बड़े मकान को क्षति नहीं पहुंचा इसके वजह से, ठीक है। इसीलिए जो इस तरह का व्यवस्था किया जाता है जब मकान बहुत बड़ा होता है तो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि ये ठनका गिरता है तो बहुत ही हाई एनर्जी होता है, इसके पास हाई एनर्जी होता है, इसी एनर्जी के कारण से यहाँ पे आयनाइजेशन होता है और ये इसको कैच करके नीचे भेज देता है इस तरह से। तो क्या होता है कि आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ भी किया गया है, ठीक है। कोरोना डिस्चार्ज से रिलेटेड ही बातें हैं ये सब भी, ओके। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। आई थिंक कि आपका को ये जितना भी मैं अभी बताया हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप हमको पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सअप कीजिएगा या क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।